So this is a new module, Introduction to Riba, with the same title, and we are going to discuss now something in addition to the previous information. But previously we discussed about the business application of Riba al-Fazl and now modern forms of Riba. अब इस मॉड्यूल में हम ये देखते हैं कि जो रिबा की जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी है. सो द फर्स्ट फॉर्म इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो आज की मॉडर्न फॉर्म है जिसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और उस पर हम एंड में बात भी करेंगे. बट द मॉडर्न फॉर्म इज इंटरेस्ट ऑन लोन. दिस इज मेन टाइप ऑफ इंटरेस्ट विच इज क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन. चूँकि ये ज़माना जाहिलियत में भी थी और ये चूँकि आज के मॉडर्न जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें भी मौजूद है, मॉडर्न इकोनॉमी का भी हिस्सा है, इसलिए ये वेल नोन है और ये हर एक को आसानी से समझ में आ जाने वाली है कि जिसमें आप कहते हैं कि अगर आप बैंक से 10,000 लेंगे तो वो 12,000 आपसे रिसीव करेगा. तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स. लेंडिंग एंड बोरोइंग on interest is simple example of it, like banking interest. Under this way, cash is advanced to a borrower for receiving interest from him. Now, interest on debts. This is another type, or you can say another way to collect the additional amount from a person. And also can be included in the modern forms of riba. So debt originates with a loan and also with a sale and other transactions wherever the payment of money is deferred to future date. The Quranic prohibition of riba in debt. No increment is permissible when the debt is repaid or settled. यानी जब उधार का मामला होता है तो उधार का मामला जब सेटल डाउन होने जाता है तो कुरान के और शरीयत के वाज़े तौर पर जो इरशादात हैं वो मौजूद हैं कि आप किसी भी सूरत में किसी भी फॉर्म में उस सेटलमेंट को फाइनल सेटलमेंट करते वक्त जो एडिशनल अमाउंट है वो रिसीव नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो वो सूद होगा. द सेटलमेंट ऑफ डेट समटाइम्स इन्वॉल्व इट्स रिप्लेसमेंट विद अ न्यू increased debt, and this has been condemned as the worst form of riba or riba al-jahiliya. So this is something very important. Again, I would like to read it, that the settlement of debt sometimes involve its replacement with a new increased debt. कि आप डेट को इस तरीके से सेटल कर रहे हैं कि इंक्रीज डेट के साथ कर रहे हैं. अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं कि जिससे आपको रिसीव करना है वो नहीं दे पा रहा है तो आप उसी को रीशेड्यूल करके और जो आपका रिसीवेबल है उसमें इंक्रीमेंट लगा देते हैं. एक फॉर्म इसकी ये भी हो सकती है. एंड दिस हैज़ बीन कंडेम्ड एज वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिबा. चूँकि ये ज़माने जाहिलियत में भी इसी तरह होता था कि मैच्योरिटी पर जब लोन लेने वाला वो अमाउंट नहीं दे सकता तो उसमें डेट्स में वो डेटर के जो डेट्स हैं उनमें इजाफा कर देता था. द रिबा इन डेट्स कॉरिस्पॉन्ड्स टू द कंपाउंडिंग मैकेनिज्म यूज्ड इन केस ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड डेट. देयरफॉर द रूल फॉर एक्सचेंज ऑफ डेट इज दैट. यानी जब हम डेट्स की सेटलमेंट की बात करते हैं तो उसमें बड़े डिफरेंट फॉर्म्स से जो है वो इंटरेस्ट लिया जाता है. अगर एक शख्स ने एक घर लिया है और वो अपनी इंस्टॉलमेंट में फेल हो जाता है तो हमारे जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है वो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम उसकी इंस्टॉलमेंट, एक तो इंस्टॉलमेंट देने में उसे ताख़ीर हुई और दूसरा उस इंस्टॉलमेंट पर जो इंटरेस्ट था उन दोनों को प्रिंसिपल में ऐड करके और उसके ऊपर फिर एक इंटरेस्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करता है जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है. So therefore the rules for exchange of debts is that. So we have to understand the rule of exchange of debts. So exchange of debts for money. What is the rule? When a debt is exchanged for money, it must be at par.
कि जब वो डेट सेटलमेंट अगेंस्ट द मनी होगा तो वो हमेशा एट पार होना चाहिए, यानी जितने पे डेट इंक्रीज हुआ था उसी अमाउंट पर उस डेट की सेटलमेंट होनी चाहिए। द सेकंड रूल, एक्सचेंज ऑफ डेट फॉर डेट, यानी एक शख्स जो कि आपका डेटर है, अब वो आपको अमाउंट तो पे नहीं कर सकता मगर वो अपने डेट को एक्सचेंज कर देता है, ट्रांसफर कर देता है किसी और को। सो व्हेन अ डेट इज एक्सचेंज फॉर डेट्स इट मस्ट आल्सो बी एट पार। तो इस सूरत में, एक्सचेंज की सूरत में भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसे कहें कि ये अब डेट जो है ये रीशेड्यूल होगा, बल्कि वो रीशेड्यूल नहीं होगा, वो रिकोर्स ऑफ डेट हो सकता है मगर उसकी रीशेड्यूलिंग करके उस डेट अमाउंट को, हम डेटर के अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते। रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट्स, when a debt is rescheduled it should be without any increase or decrease. These are very simple principles related to the rescheduling of debts. So interest on debts, once the debt is established it is repayable at par. This is important principle. So charging an increase for further deferment of the payment of such debts is a function of time. Example, late rental payment is I have already discussed with you in a lease, or late installment payment in a credit sale would be riba.